10 ऐसे सवाल क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, सीबीएसई क्लास 10 का, जो आपको गारंटेडली 3 मार्क्स की कैटेगरी में आ सकता है। जैसे कि आप जानते हो कि भाई 3 मार्क्स की कैटेगरी में आपके इलेक्ट्रिसिटी से एक सवाल जरूर पूछा जाता है। और आज हम करने वाले हैं सबसे ज्यादा रिपीटेड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड वो 3 मार्क के सवाल 10 आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो आज हमारा पूरा फोकस वो 3 मार्क के सवालों में होगा। क्यों? क्योंकि यार 1 मार्क सवाल, 2 मार्क के सवाल और 3 मार्क के सवाल सबसे ज्यादा ट्विस्टेड होते हैं। 4 और 5 मार्क के सवाल सबसे ज्यादा इजी होते हैं। अब इन 1, 2, 3 में भी 1 मार्क के सवाल सबसे ज्यादा ट्विस्टेड होते हैं, फिर उसके बाद 2 और 3 आप समझ सकते हो। लेकिन यू गेट द आइडिया कि आज हम 3 मार्क के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड और रिपीटेड सवाल करने वाले हैं जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आ चुके हैं। हम सवालों को सॉल्व भी करेंगे और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको नोट डाउन भी करते हुए जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए फिर शुरू करते हैं। रेडी? लेट्स गेट इट स्टार्टेड। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला देता हूं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कौन कौन से मेजर फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने हैं। मेरे ख्याल से मैंने बहुत बार बताया हुआ आपको हर सेशन में, बट इस सेशन में भी हम शुरू करते हैं विद ऑल दिस फेमस फॉर्मूलाज। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें ताकि आप नोट डाउन कर लो, अगर किसी बच्चे ने नोट डाउन नहीं किया है तो। ठीक है, तो रेडी करते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में फॉर्मूला शुरू होता है Q इज इक्वल टू एनी, यानी कि चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन चार्ज, विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स। उसके बाद होती है आपकी सेकंड फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q अपॉन T, जहां पर I करंट होता है, Q चार्ज होता है, T टाइम होता है। फिर होता है आपका वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, W अपॉन Q। फिर होती है आपकी वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। फिर होता है आपका रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ द कंडक्टर, तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। फिर सिक्स्थ होता है आपका बेसिकली सीरीज रेजिस्टेंस, जहां पर आप रेजिस्टेंस को सीधा ऐड कर देते हो, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सीधा आप ऐड कर दोगे। सातवां होता है आपका पैरेलल रेजिस्टेंस, जहां पर पैरेलल रेजिस्टेंस है वहां पर रेसिप्रोकल हो जाती है, जितने भी रेजिस्टेंस है आप उनको पैरेलल में कनेक्ट करके आप ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर देते हो। देन वी मूव ऑन टू द फॉर्मूला ऑफ बेसिकली योर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, विच इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब इसके बाद आपके पावर के फॉर्मूलाज आते हैं ना। पावर के फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं। इन जनरल पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, आप इसको एनर्जी अपॉन टाइम भी बोल सकते हो। जैसे आप यहाँ पर वर्क डन देख रहे हो, यहाँ पर भी हमारे पास एक वर्क है। वर्क का फॉर्मूला क्या है? आप V इंटू क्यू कर दोगे तो वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा, तो यहाँ पर डाल दीजिए। सो पावर विल बी इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी। अब देखो आपको पता है कि Q अपॉन टी क्या होता है? I होता है। सो P इज इक्वल टू वी आई, तीसरा फॉर्मूला हो जाता है आपके पावर का। अब V के बदले क्या मैं ओम्स लॉ डाल सकता हूँ? हाँ, तो V के बदले IR डालूंगा तो I इंटू आई स्क्वायर बन जाएगा और R आ जाएगा। क्या मैं I के बदले दोबारा ओम्स लॉ डाल सकता हूँ? बिल्कुल। सो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R फॉर्मूला बन जाती है। ये हो जाता है आपके पावर के सारे फॉर्मूलाज। अब पावर के सारे फॉर्मूलाज के साथ साथ हम निकाल सकते हैं आपके हीट के भी सारे फॉर्मूलाज। कैसे? जैसे आपने देख लिया पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, आपकी एनर्जी, हीट भी तो एक एनर्जी होती है ना, हीट एनर्जी कैन बी पावर इनटू टाइम। यानी कि अगर आप पावर के फॉर्मूलाज में टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको हीट के फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, है ना। हीट के फॉर्मूला निकालने के लिए पावर में इनटू टाइम कर दो, आपको मिल जाएगा सारा वैल्यू। जैसे अब ये वाला जो है, इसमें अगर मैं टी मल्टीप्लाई करूंगा तो वो टी और ये टी कट गया, वी क्यू बचा, है ना, सिंपल। अब जैसे अगर मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया टी से तो वी आई टी बन गया। अगर मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया तो आई स्क्वायर आर टी बन गया, जो आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। अगर मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया तो एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी बन गया। ये है आपके हीट के फॉर्मुलास। तो अगर आपको पावर के फॉर्मुलास याद है तो उसमें टी मल्टीप्लाई कर दो, हीट के वैल्यूज आ जाएंगे। पावर के फॉर्मुलास भी सारे याद नहीं रखने हैं। अगर आप पावर इज इक्वल टू वर्क डन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम याद रखोगे जो आपने 9th ग्रेड में पढ़ी है, तो फिर आप बाकी सारे फॉर्मुलास पावर के आराम से निकाल सकते हो। एक आखिरी फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे निकालते हैं ना, टोटल बिल कैसे निकालते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी यूसेज का। जो सवाल आते हैं आपके कि भाई 10 फैन था, 4 घंटे चले, 1 महीने के लिए, अगर 1 यूनिट का पैसा है 2 रुपए तो कितना आता है टोटल यूनिट, है ना। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। फॉर्मूला है टोटल बिल इज इक्वल टू व्हाट? टोटल बिल इज इक्वल टू, आपको निकालना है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी आप निकालोगे इन किलोवाट आवर्स, ठीक है। किलोवाट आवर में आपको निकालना है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में निकालना है। उसको मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल कॉस्ट जो आपको दिया जाएगा पर किलोवाट आवर। आपको सवाल में ये वैल्यू दी जाएगी, तो टोटल कॉस्ट पर किलोवाट आवर आपको दी जाएगी, टोटल एनर्जी निकालनी है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको टोटल बिल मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये है आपके इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूलाज पूरे चैप्टर के, जिनका इस्तेमाल हम हो सकता है कि आज हमारे आज के सेशन में करें। तो ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा गाइस, अभी जैसे आप देखोगे 5 मिनट हो चुके, 5 मिनट में सारे फॉर्मुलाज रिवाइज कर लिया है। जल्दी से 25 मिनट्स के अंदर इन सारे 10 सवालों करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। आप जल्दी सवालों को देख लो, जल्दी से भाई। आप पहले इसके एक फोटो निकाल दो या तो नोटबुक में नोट डाउन कर लो और उसके बाद हम शुरू करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। कमेंट से मुझे बताना कि आज का सबसे अच्छा सवाल आपको कौन सा लगा, ठीक है, और सेशन कैसा था। आगे बढ़ते हैं बल्ले बल्ले के साथ, और इस पूरे सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको शॉर्टकट में छोटे छोटे 60 सेकंड्स के शॉर्ट्स के थ्रू पढ़ाई करनी है तो हमारा वेदांतु 99 फिजिक्स चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे आप ज्वाइन करोगे आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट्स मिलेंगे वहां पर, और उसमें मैंने पूरी इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर दी है। चेक इट अप। आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल 2017 का है। 2017 का पहला सवाल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। शो हाउ वुड यू जॉइन 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.56 ओम। बहुत ही वेरी टिपिकल क्वेश्चन। मान लीजिए कि आपके पास 3 रेजिस्टर है, 1 2 3 रेजिस्टर है, और तीनों के रेजिस्टर्स का जो वैल्यू है वो 9 ओम है। अब हम इनको कैसे कनेक्ट करें कि हमें 13.5 ओम आए और 6 ओम आए, कैसे कनेक्ट करें इनको। अगर मान लेते हैं, अगर हम इनको इन सवालों को करने का सबसे सिंपल तरीका क्या बता, पहले ऑब्वियस आंसर्स को बाहर निकाल दो। ऑब्वियस आंसर्स मतलब अगर मैं तीनों को सीरीज में कनेक्ट करूं तो क्या होगा, तीनों ऐड हो जाएंगे, 9 + 9 + 9 दैट इज 27 ओम। 27 ओम पूछा नहीं है। अब अगर मैं तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो 1/9 1/9 1/9 3/9 होता है, 3 और 9 कटे तो 1/3, आपकी पैरेलल रेजिस्टेंस आएगी 3 ओम्स। 3 ओम्स भी नहीं है यहां पर, तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन तो है नहीं, इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे 13.5 ओम्स अगर आपको आ रहा है, मतलब वो 9 ओम से ज्यादा है ना, एक रेजिस्टर से ज्यादा है, यानी कि भाई कम से कम एक रेजिस्टर तो सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल, अगर तीनों पैरेलल में हुए तो फिर आपको 3 ओम आ रही है, जो आपके 9 ओम से भी कम है, 13.5 से भी कम है ना। तो कम से कम एक रेजिस्टर अगर सीरीज में होगा तब जाकर फिर आपकी वैल्यू 13.5 तक आ सकती है, क्योंकि 9 प्लस समथिंग कुछ होगा, है कि नहीं। क्योंकि अगर एक रेजिस्टर सीरीज में है तो 9 प्लस समथिंग होगा ना, तभी जाके 13.5 आएगी। तो अगर आपको वैल्यू ज्यादा चाहिए, इस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, एक रेजिस्टर को उठाया, 9 ओम्स को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, बाकी 2 9 ओम रेजिस्टर्स में जो वो पैरेलल में है, ठीक है। ऐसे दिमाग लगाना, क्योंकि वरना दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर ऐसे सवाल में बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद हो जाता है। तो ये सीरीज में इन दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस है, जो ये 9 ओम है। अब 9/9 क्या होता है भाई, ये आ जाएगा आपको 1/9 + 1/9, जो आपकी पैरेलल रेजिस्टेंस होती है, विच विल गिव यू बेसिकली हाउ मच, 2/9। और 2/9 क्या होता है, 1/4.5। रेसिप्रोकेट कर दोगे तो आपको आरपी आ जाएगी 4.5 ओम्स। परफेक्ट है, 4.5 ओम आ गई। तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया, तो मेरे पास अभी बचा हुआ है ये 9 ओम, और इसको सॉल्व करने के बाद मुझे 4.5 ओम आ गया। अब ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या आएगा, 13.5 ओम्स, है ना। बस सिंपल है। तो अगर मुझे 13.5 ओम्स लाना है टोटल रेजिस्टेंस, तो मुझे दो 9 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, और एक आखिरी 9 ओम को उनके साथ सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया। अब पहला पार्ट होने के बाद अभी हम दूसरा पार्ट निकालते हैं। दूसरा पार्ट तो भाई इवन मोर इंटरेस्टिंग। कैसे करेंगे इसको, इसमें क्या निकालना है, इसमें मेरे को निकालना है कि भाई 6 ओम आनी चाहिए। इसमें गड़बड़ है। 6 ओम मतलब यार अगर एक सीरीज में है बाकी 2 पैरेलल में, तो 13.5 आ रहा है। अगर तीनों पैरेलल में होंगे तो 3 ओम आएगा, तीनों सीरीज में होंगे तो हमें पता है 27 ओम आएगी। तो ये सब पॉसिबिलिटीज नहीं होंगे। अगर 2 सीरीज में हो और एक पैरेलल में हो, मतलब अगर आपका 2 9 ओम सीरीज में हो और उनके साथ एक पैरेलल में हो, तो बन सकता है 9 और 9 ओम आपको 18 ओम दे देगा सीरीज में, 18 ओम, और यहाँ पे 9 ओम बचा। और आपको पता है, हमें भी पता है कि भाई पैरेलल कनेक्शन में हमेशा वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टर से कम आती है ना। तो 18 और 9 से कम वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये है कि भाई पॉसिबिलिटी है कि भाई 6 ओम हमारा हो सकता है इस सेम में। चलो देखते हैं भाई। तो 1/18 + 1/9 इज योर पैरेलल कनेक्शन 1/RP,
यानी कि आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, आपकी वैल्यू आनी चाहिए भाई 18, आपका हो जाएगा एलसीएम, ये एक बार ये दो बार, तो इट इज कम आउट टू बी 3/18 और 3/18 यस परफेक्टली 1/6 होता है। सो आरपी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 6 ohms। देख रहे हो 3 मार्क का सवाल है, कितना वक्त ले लिया, 3 मार्क का सवाल है 5 मिनट का वक्त ले लिया है। बोर्ड एग्जामिनेशन में आप 3 मार्क के सवालों के लिए 3 से 5 मिनट ले सकते हो। यहां पर मैं समझा के सॉल्व कर रहा हूं तो इसलिए मुझे 5 मिनट लग रहे हैं, वरना अगर आप एग्जामिनेशन में करोगे तो ऐसे सवालों के लिए सिर्फ 3 मिनट में आपको करना है ऐसे सवालों को। ठीक है, तो मजा आया देखकर, कैसा लगा? तो ऐसे सवाल एक्सपेक्ट जरूर करेगा अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में भी फॉर श्योर। अब हम आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आपके सामने, ये भी बोर्ड्स 2017 का सवाल है, और लेकिन ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। क्या सवाल है? What is Joule's law of heating? सिंपल ना, Joule's law of heating मैंने बहुत बार बोला हुआ कि भाई एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Joule's law of heating क्या कहता है? Joule's law of heating ये कहता है कि भाई एक डिवाइस कितनी गर्म होती है, वो डिपेंड करता है कि भाई स्क्वायर ऑफ करंट पे। Heat produced in a circuit is directly proportional to the square of the current flowing in the conductor or the circuit. Heat is directly proportional to the resistance of the circuit. Heat is also directly proportional to the time the current flows in the circuit. कि जितना वक्त, जैसे एक बल्ब है 2 घंटे चल रहा है, दूसरा बल्ब 4 घंटे चल रही है, तो ऑफ कोर्स सी बात है भाई 4 घंटे वाला बल्ब ज्यादा गर्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इन सबको कंबाइन करेंगे तो यू विल गेट H is equal to I square RT। इसको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और आपको वो स्टेटमेंट लिख के एग्जैक्टली ये 4 लाइन भी लिखनी है, वरना आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पहला पार्ट हो गया, ए हो गया। अब हम बात करते हैं कि भाई बी क्या पूछ रहा है आपसे, देखते हैं। 2 bulbs, one rated 100 watt 220 volt and the other rated 60 watt 220 volt। ठीक है, 2 बल्ब है, तो मान लेते कि भाई पावर 1 V1, पावर 1 कितना है 100 220, तो 100 watt 220 वोल्ट, पावर 2 और वोल्टेज 2 कितना है 60 है ना, 60 वॉट और 220 वोल्ट। ठीक है, हमने नोट डाउन कर लिया कि क्या वैल्यू क्या दी गई है। अब आगे क्या पूछ रहा है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके वोल्टेज में लगा दिया, क्यों? क्योंकि और कोई काम ही नहीं है, करना है बस। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय 2 बल्ब्स फ्रॉम द लाइन सप्लाई वोल्टेज, यानी कि भाई दोनों बल्ब कितनी करंट लेंगे वो बता रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आपको इंडिविजुअल करंट नहीं पूछ रहा है। यहां पर इंडिविजुअल करंट पूछता तो आपको पता है फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI का फॉर्मूला है, जिसमें से करंट आप निकाल सकते हो, बाकी दोनों वैल्यू दी गई हैं, लेकिन निकालना ही नहीं है। जब वो टोटल करंट पूछ रहा है तो टोटल करंट निकालो ना। टोटल करंट कैसे निकालोगे सर आप? देखो टोटल करंट के लिए क्या चाहिए होता है, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, P इज इक्वल टू VI मेरा फॉर्मूला सेम रहेगा, I इज इक्वल टू P अपॉन V बन जाएगा मेरा फॉर्मूला। ठीक है, टोटल करंट के लिए भी सेम फॉर्मूला है। टोटल वोल्टेज तो 220 वोल्ट के सवाल में भी दिया है, यहां पे भी दिया हुआ है। टोटल पावर कितनी है? टोटल पावर एक सर्किट का निकालने के लिए, चाहे वो सीरीज में कनेक्टेड हो या पैरेलल में कनेक्टेड हो, आपको बस टोटल पावर ऐड कर देना है। ठीक है, पावर हमेशा ऐड होती है चाहे वो सीरीज हो या पैरेलल। तो अगर आपको टोटल करंट पूछा जाए तो सीधा भाई पावर ऐड कर दो ना। तो टोटल पावर कितनी हुई 100 प्लस 60 160, और टोटल वोल्टेज कितनी हुई 220। क्या वैल्यू आ जाएगी? ये हो जाएगा 8/11, है ना। तो 8/11 क्या होता है 0.77 जाएगा, ये 0.7 और 3 के बदले 2 जाएगा, तो 0.72 एम्पियर जवाब होना चाहिए आपका। खत्म खेल भाई साहब, खत्म खेल, सोचना ही नहीं। तो अगर सीरीज कनेक्शन हो या पैरेलल कनेक्शन हो, पावर और वोल्टेज देकर अगर आपको टोटल करंट पूछे, आपको हमेशा याद रखना कि भाई पावर आप सीरीज और पैरेलल में ऐड कर सकते हो, सीधा का सीधा, वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करना इन सारे सवालों में। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3। ये हुई ना बात। हाँ, पिछले सवाल में आपको इंडिविजुअल करंट निकालने के लिए बोल सकता है, फॉर्मूला सेम लगेगा, और पावर और वोल्टेज तो इंडिविजुअल बल्ब के लिए दिया हुआ है वैसे भी, तो सेम फॉर्मूला में आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब 2011 और 2014 का सुनहरा सवाल, सुनहरा मतलब ऐसा सवाल जो हो चुका है 2-3 बार रिपीट। क्या है? A wire of length L and resistance R is stretched so that the length is doubled and the area of cross section is halved. How will its resistance change? How will its resistivity change? बहुत टिपिकल क्वेश्चन। मेरे ख्याल से जो बच्चा भी प्रैक्टिस करना शुरू कर चुका है, आपको पता होगा कि भाई इतनी बार रिपीट हो गया है सवाल, कितनी बार, है ना। तो क्या ये, तो मान लो कि भाई आपके पास एक वायर है, उस वायर का नाम A है, उसकी लेंथ L है, उसकी एरिया A है, रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टिविटी ρ है। अगर उसी वायर को लेकर मैं स्ट्रेच कर देता हूं, बोला ना स्ट्रेच कर देता हूं, तो क्या होता है भाई, उसी वायर को जब मैं स्ट्रेच करता हूं तो वो वायर अब दुगनी हो जाती है, उसकी लेंथ दुगनी हो जाती है। तो लेंथ हो गया डबल, तो लेंथ हो गई मेरी 12, और मेरा एरिया आधा हो गया बोला गया, तो मेरा एरिया हो गया A/2। रेजिस्टिविटी दोनों वायर की मटेरियल सेम है ना,
उसके मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, और आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा हमें निकालना है। तो लेट्स कॉल दिस रेजिस्टेंस एज आर डैश। ठीक है, तो यहां पर आपकी रेजिस्टेंस कितनी आएगी, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, फॉर्मूला होता है ना R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस यही है, वैल्यू नहीं दी गई है तो इतना निकाल दो काफी है। यहां पर कैसे निकालोगे, सो R डैश विल बी इक्वल टू रो सेम है, लेंथ यहां पर डबल हो गया, एरिया यहां पर आधा हो गया, तो आपकी R डैश कितनी हो गई, ये 2 ऊपर गई, 2 और 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 रो एल अपॉन ए। भाई रो एल अपॉन ए तो कहीं देखा देखा लग रहा है, कहां देखा है तुम्हें, अच्छा ऊपर यहां पर देखा होगा, तो R डैश बिकम्स इक्वल टू 4R। तो आप देख सकते हो कि भाई लेंथ के डबल हो जाने से ऑफ कोर्स की बात है आपकी रेजिस्टेंस भी बढ़नी चाहिए, एरिया के कम हो जाने की वजह से भी आपकी रेजिस्टेंस बढ़नी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो पता ही है। तो कॉमन सेंस तो यही कहता है कि होना चाहिए था, तो वो हो गया भाई, 4 गुना आपकी रेजिस्टेंस बढ़ चुकी है। तो रेजिस्टेंस चेंजेस 4 टाइम्स। व्हाट अबाउट रेजिस्टिविटी, भाई जब तक मटेरियल नहीं बदलेगा रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, सो रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद लेंथ एंड एरिया, तो ये भी हो चुका है। परफेक्ट है, तो 3 मार्क के सवाल हो सकते हैं आराम से अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो, नहीं तो फिर भाई कोई भी सवाल नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं टू द 4th क्वेश्चन फॉर टुडे। 2016 का सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ये आ गया आपका कॉस्ट निकालने के लिए। ठीक है, कॉस्ट निकालने के लिए आ गया भाई, क्या है ये, एन इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 2 किलोवाट, एक इलेक्ट्रिक केटल जिसमें पानी गर्म करते हैं, उसका पावर दिया गया है कि भाई ये 2 किलोवाट है, कितना है 2 किलोवाट। ठीक है, वर्क्स 2 आवर्स डेली, और हर दिन 2 घंटे चलती है, तो टाइम दिया हुआ है हर दिन 2 घंटे चलती है। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन एसआई एंड कमर्शियल यूनिट, आपको यहां पे एनर्जी निकालनी है कमर्शियल यूनिट में भी एसआई यूनिट में भी। कमर्शियल यूनिट क्या होता है एनर्जी का, किलोवाट आवर, और एसआई यूनिट होती है जूल्स, तो आपको दोनों में निकालना है, उसका रिलेशनशिप मैं आपको बताता हूं। कॉस्ट भी निकालना है ऑफ रनिंग इट इन द मंथ ऑफ जून एट द रेट ऑफ ₹3 पर यूनिट, यानी कि जून के महीने में चलने वाला एनर्जी निकालना है, कॉस्ट भी निकालना है आपको। ठीक है, तो यार जून के महीने में कितने दिन होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 30 दिन होते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, फिर हर दिन 2 घंटे चलता है 30 दिन के लिए, तो टोटल टाइम कितना हुआ 30 × 2 60 आवर्स। अब बस आप एनर्जी निकाल दो भाई। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर्स निकाल दे, तो पहले हम निकालेंगे कमर्शियल, तो ऐसे लिखोगे कमर्शियल यूनिट पहले, और लिखना यहां पर ब्रैकेट में किलोवाट आवर, तो आपका एग्जामिनर इंप्रेस यहीं पे सारा के सारा मार्क्स दे देंगे, पूरे मार्क्स दे देंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, सो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, पावर आपकी दी गई है 2 और टाइम दिया गया है 60, तो 60 × 2 120, पावर किलोवाट में था और आर घंटे में था टाइम, तो किलोवाट आवर आपको ऑलरेडी मिल चुका है। अब आपको इसी चीज को निकालना है किसमें, क्या कहते हैं एसआई यूनिट्स में। अब किलोवाट आवर को एसआई यूनिट जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना बेटा कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल्स होता है। ठीक है, आपका किलोवाट आवर एनर्जी का कमर्शियल यूनिट होता है, इसको हम पैसे के लेन देन में, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सारे जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, और आपका जो जूल्स है वो एसआई यूनिट की तरह इस्तेमाल होता है। आपको पता है एनर्जी, वर्क डन, ये सब के यूनिट जूल्स होते हैं फ्रॉम योर 9th ग्रेड इटसेल्फ, है ना, पता है आपको। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ही है, जैसे 1 किलोमीटर 1000 मीटर होती है, मीटर और किलोमीटर दोनों डिस्टेंस का यूनिट होता है, इसलिए दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, एक भेदभाव है। तो वैसे यहां पर भी एक संबंध है इन दोनों के बीच में कि भाई 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁻6 जूल्स होता है। इसका डेरिवेशन भी आपके इलेक्ट्रिसिटी मेरे ख्याल से आपको याद होगा, तो अच्छी बात है, याद है तो ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। सो इन जूल्स 120 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 120 × 3.6 × 10⁻6। आपने किलोवाट आवर को जूल्स में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो इस चीज से, तो यहां पर कितना बच जाएगा भाई 36 × 12 स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। 36 × 12 कितना आएगा, 6 2 12, 1 कैरी, 3 2 6 7 0 6 3, सो 2 3 1 4 432 × 10⁻6 जूल्स। अगर आप सही में अच्छे से लिखना चाहते हो पेपर, तो हमेशा जवाबों को पहले डेसिमल पॉइंट के साथ लिखिए, तो आप लिखोगे यहां पर 4.32 × 10⁻8 जूल्स। इससे ये होता है स्टैंडर्ड आंसर लिखने का तरीका। तो ये हो गया आपका ए पार्ट, ठीक है, आपका ए पार्ट यहां पर हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं टू डू दी बी पार्ट, कॉस्ट ऑफ रनिंग इट इन द मंथ ऑफ जून एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट। मैंने क्या बताया था, टोटल बिल का फॉर्मूला। सो टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू, क्या बताया था मैंने बताया था टोटल एनर्जी इन किलोवाट आवर
मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट पर किलोवाट आवर। बताया था मैंने ना, याद है? सबसे पहले मैंने लिखा था ये फॉर्मूला पर किलोवाट आवर। तो ये तो हो गया बेटा, ये तो हो गया। तो टोटल एनर्जी कितनी है यहाँ पर? टोटल एनर्जी आपने निकाल दी किलोवाट आवर में 120 पूरे महीने के लिए। पूरे महीने के लिए 30 इंटू 30 कर दिया तुमने पहले, इनटू टोटल एनर्जी कितनी, कॉस्ट पर कितनी है, ₹3 पर यूनिट। पर यूनिट मतलब पर किलोवाट आवर है, यूनिट मतलब किलोवाट आवर होता है, ठीक है, इंटू 3। सो 120 इंटू 3 कितने हो गया? ₹360। खत्म। काफी अच्छा सवाल। इससे सिमिलर सवाल बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुडे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं टू सॉल्व द फिफ्थ क्वेश्चन विच इज अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और मेरे ख्याल से हमने इसको कर ही लिया है पहले भी। आप देखोगे सेम सवाल है। 2 lamps, one is rated 100 watt 220 volt, 60 watt 220 volt are connected in parallel to a 220 volt supply. Find the current drawn from the supply line. सेम सवाल है ये, 2014 में भी आया हुआ है। यहां पर बस हम ये कोशिश करेंगे, आपको कोशिश करना है कि आप इंडिविजुअल करंट निकालो, मुझे बताओ एज अ होमवर्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, इसको एज अ होमवर्क ले लो। जैसे मैंने बताया था आपको कि भाई साहब आप इंडिविजुअल करंट निकाल सकते हो, तो आप पहले इंडिविजुअल करंट निकालो। इसका टोटल करंट हमने निकाल दिया, 0.72 एम्पियर आता है। इंडिविजुअल करंट निकालो और इंडिविजुअल करंट निकाल के मुझे बताओ उन दोनों को ऐड करने के बाद 0.72 एम्पियर ही आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं, इन दी कमेंट सेक्शन वंस योर सेशन इज ओवर। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट से मुझे जवाब चाहिए सेशन के 1 घंटे के अंदर। जैसे आपने देख लिया उसके 1 घंटे के अंदर मुझे जवाब चाहिए। अगर आप इसको नॉर्मल वीडियो भी देख रहे हो तो कमेंट्स में जवाब चाहिए मेरे को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 से पहले भाई जिंदगी बदलने वाला एक चीज आ गया आपके सामने। आज संडे है एंड संडे मेरे ख्याल से आज 10 तारीख है। टुडे इज द लास्ट डे टू रजिस्टर फॉर मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। इसके बाद बच्चों आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट MVSAT आपको ये सपना अपना जो है पूरा करने का पूरा मौका देता है, अपने जेई और नीट कोचिंग के थ्रू अपने IIT या तो एम्स में पहुंचने का। क्योंकि हर बच्चा जो भी हमारे साथ MVSAT के थ्रू आता है वो बच्चा कभी ना कभी जेई रैंक और नीट स्कोर कर जाता है। ये पूरा पूरा टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री है, रजिस्ट्रेशन फ्री है। आपको चैट में पिन कमेंट में दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा कि हमने लिंक दी गई है। आप बस क्लिक करो और जाओ और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर रजिस्टर करिए। जैसा मैंने कहा रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री है। हर बच्चा जो रजिस्टर करता है उस बच्चे को 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है जेई और नीट के 2 साल के कोचिंग के लिए, अलॉन्ग विद देयर 11th एंड 12th ग्रेड सिलेबस। और वेदांतों का पूरा फीचर आपके साथ रहेगा, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो रिप्लेस हो, डाउट सॉल्विंग हो, या तो फिर आपका टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ आपके साथ एब्सोल्युटली फ्री होगा उस बैच के साथ। आप इस स्कॉलरशिप का इस्तेमाल वेदांतों के ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए या ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए, किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये स्कॉलरशिप के साथ साथ यू ऑल्सो गेट ड्रोन, स्मार्ट वॉचेस, मोबाइल फोन्स एंड अ लॉट मोर अमेजिंग गुडीज and great gadgets. You also get a fully funded 5 days space research program by ISRO tutors. Isn't that crazy? You also get a 3-month, the best thing, the 3-month Vedantu Doubt app subscription. सर दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी 3 महीने तक अगर आपके पास एक ऐसा चीज हो जो 24/7 आपके डाउट सॉल्व कर सके, इंस्टेड ऑफ पुटिंग डाउन योर डाउट्स इन द कमेंट्स और इन द चैट ऑफ यूट्यूब टीचर्स एंड यूट्यूब वीडियोस, जस्ट गेट द आंसर डन फ्रॉम देयर इटसेल्फ। दैट्स इट पीपल, दैट इज इट। क्या चाहिए और? तो जाइए अभी के अभी रजिस्टर करिए, लिंक मैंने बता दिया, फ्री है, जाओ क्लिक करो, रजिस्टर करो। ठीक है बेटा, मिस मत कर देना। अब आगे बढ़ते हैं टू द क्वेश्चन नंबर 6 फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। ये रहा आपके सामने, 2010 में आया हुआ है, बहुत सिंपल सवाल है, करने में मजा आएगा। चलो करते हैं, आ जाओ भाई, क्या है सवाल। ठीक है, देखो, स्टडी द फॉलोइंग सर्किट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टेट द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 रेजिस्टर्स इन द सर्किट। भाई ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? अरे इतना लड्डू सवाल, लेकिन फिर भी बस को अच्छे से करेंगे। क्यों? क्योंकि यार क्योंकि सिर्फ पैरेलल रख देने से वो पैरेलल नहीं होता है ना, ये याद रखना है आपको। बहुत सारे बच्चे इस बात में गलती कर लेते हैं। आपको हमेशा देखना है कि अगर करंट दौड़ती हुई आती है और अगर करंट जैसे इस जंक्शन में आके करंट बट जाती है ना, फिर जुड़ जाती है, फिर वापस करंट बैटरी पे आती है।
जहां पे भी करंट डिवाइड होता है वो पार्ट पैरेलल हो जाता है। अगर करंट को दो रास्ते दिख रहे हैं तो वो पैरेलल कनेक्शन हो जाता है। तो हाँ, यहां पर करंट डिवाइड हो रही है, तो ए का आंसर होगा कि भाई ये तो पैरेलल कनेक्शन ही है। ऑसम। अब बात करते हैं बी की। ए समझ में आ गया? ठीक है। तो करंट डिवाइड जहां होता है वो पैरेलल होता है, करंट डिवाइड जहां नहीं होता है वो सीरीज होते हैं। इस बात को पूरा याद रखना बच्चों, क्योंकि मैंने बहुत सवाल करवाया हुआ है। मैं अगर ऐसा एक सर्किट दे देता हूं बच्चों को, है ना, ऐसा एक सर्किट दे देता हूं जहां पर रेजिस्टर्स रखे हुए हैं ऐसे, तो बच्चे बोलते हैं कि तब भी पैरेलल कनेक्शन है क्योंकि वो पैरेलल रखे हुए हैं। नहीं, पैरेलल नहीं रखा है भाई, ये सीरीज ही है। क्यों? करंट डिवाइड ही नहीं हो रहा। करंट यहां से आ रही है, 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 भाई सेम करंट दौड़ रही है सब जगह। बटी कहां? करंट बटा कहां? रास्ता तो एक ही है ना। आप एक रास्ते ऐसे जाओ या ऐसे 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 जाओ, रास्ता तो एक ही है। आपको दो रास्ते नहीं मिल रहे, एक ही रास्ता है। तो जहां पर भी रास्ता एक होगा वो सीरीज कनेक्शन होगा, अगर रास्ता डबल हो जाता है तो फिर वो पैरेलल हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब बी बात करते हैं। करंट फ्लो थ्रू 10 ओम रेजिस्टर एंड 15 ओम रेजिस्टर। आपको इंडिविजुअल करंट्स निकालने हैं, वो भी बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि यार देखो, ठीक है, देखो यहां पर ध्यान से, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कांस्टेंट होती है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कांस्टेंट होती है। तो वोल्टेज तो कांस्टेंट है, करंट निकालनी है तो मान लो करंट अक्रॉस 10 ओम निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ओम्स लॉ का लगेगा। वोल्टेज कांस्टेंट है पैरेलल कनेक्शन में, तो 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना है भाई दिया हुआ? 3 वोल्ट है तो 3 वोल्ट ही होगा। और रेजिस्टेंस कितनी है? 10 है, तो कितना हो गया? 0.3 ओम, 0.3 एम्पियर। वैसे ही करंट अक्रॉस 15 ओम रेजिस्टर कितना होगा? सेम V अपॉन R। वोल्टेज कितनी है आपकी? 3 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितनी दी गई है? 15। तो 3/15 कितना हो गया भाई? 1/5 हो गया। तो 1/5 इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। बात खत्म। दैट्स इट, ओवर। अब व्हाट वुड बी द एमीटर रीडिंग? भाई एमीटर रीडिंग सिंपल सी बात है, इन दोनों को ऐड कर दो, दिस शुड बी द एमीटर रीडिंग। क्यों? क्योंकि एमीटर आपके मेन सर्किट से कनेक्टेड है ना। सो द एमीटर रीडिंग शुड गिव यू A इज इक्वल टू 0.3 प्लस 0.2 0.5 एम्पियर। इनफैक्ट आप इसको रेक्टिफाई भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे? आप टोटल करंट निकाल दो, करंट इज इक्वल टू V अपॉन R। वोल्टेज कितनी है भाई? वोल्टेज 3 वोल्ट है। रेजिस्टेंस क्या है? ये पैरेलल कनेक्शन है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालो पहले। आप वेरीफाई कर सकते हो। टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगा मैं तो 1/10 प्लस 1/15 पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला है ना, इसमें 1 अपॉन RP। आप निकाल दो इसका एलसीएम जल्दी से। 15 प्लस 10 25 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 15। 5 5 जा 5 3 जा और 5 1 जा 5 2 जा। आप देख सकते हो आपको आ गया 1/6। सो यार RP इज इक्वल टू 6 ओम्स। तो अगर मैं 6 यहाँ पर डाल दूं, व्हाट वुड यू गेट? 1/2 एंड 1/2 इज 0.5 एम्पियर। एज यू कैन सी 0.5 0.5 इनको ऐड कर, इंडिविजुअल करंट्स को ऐड करने के बाद ही मुझे टोटल करंट मिलना चाहिए, क्योंकि वही टोटल करंट तो डिवाइड हो रही थी ना दो में, इसे टोटल करंट मिलना चाहिए। और मैं टोटल करंट निकालूंगा तब भी वही वैल्यू आनी चाहिए। तो योर एमीटर विल बी शोइंग परफेक्टली 0.5 एम्पियर्स ओनली। बोलो जोर से बल्ले बल्ले। बढ़िया, चलो अब आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 7 गाइस। ये सारे आप देख सकते हो बोर्ड एग्जामिनेशन रिपीटेड सवाल है। मैं 2012 तक पीछे जा चुका हूं, यानी कि पिछले 11 साल पुराने मैं सवाल ला रहा हूं आप लोगों के लिए। और ये तो सबसे कॉमन सवाल, स्टेट ओम्स लॉ। Ohm's law states that the current flowing in a circuit is directly proportional to the potential difference applied across the circuit, considering the material and the temperature of the circuit remains constant। ये इतनी बार बोल चुका हूं मैं जिंदगी में ना, आपको खुद याद हो गया होगा। इसके बाद लेकिन वहां पे छोड़ दोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद V प्रोपोर्शनल I, V इज इक्वल टू IR लिखकर इसमें एरो मार के लिखना है R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, वरना पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, calculate the resistance of a conductor if the current flowing through it is 0.2 ampere when the applied potential difference is 0.8। very easy question given। रेजिस्टेंस निकालनी है, इसी फॉर्मूला से वोल्टेज अपॉन करंट हो जाएगा। वोल्टेज इज 0.8, करंट इज 0.2। एब्सोल्युटली इजी क्वेश्चन, 4 ओम्स। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 2012 में लगता है, 2012 में अगर आप पेपर लिख रहे हो तो आपको बहुत इजी लगता है पेपर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन गाइस, 2014 का सवाल है। ये भी इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन करते हैं। A hot plate of an electric oven is connected to a 220 volt line, has two resistors A and B each of 22 ohm। बाकी सब छोड़ो, दो रेजिस्टर है 22 ओम का, 22 ओम का। वोल्टेज यहां पे 220 वोल्ट है। इतना क्लियर है ना? आगे फिर अभी हम कहानी बुनते हैं खुद से। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है। अच्छा भाई, these resistors may be used separately, इनको हम अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो
सीरीज में जोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं या तो पैरेलल में जोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ही बात है, इनको अलग अलग इस्तेमाल कर लो या तो इनको सीरीज में इस्तेमाल कर दो 2022। अगर हम इसको सीरीज में इस्तेमाल करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी? टोटल रेजिस्टेंस आएगी 44। क्यों? आप ऐड कर देते हो। या तो आप इनको पैरेलल में इस्तेमाल कर दो, ठीक है, 22 तो इसका पैरेलल कनेक्शन वैल्यू क्या आएगा? 1/RP इज इक्वल टू, आना तो 11 चाहिए, तो 1/22 प्लस 1/22 होगा 2/22, तो 11, तो RP इज इक्वल टू 11 ओम। बस निकाल दिया आपने। सीरीज में ये वैल्यू है, इंडिविजुअल 22 है और पैरेलल में 11 ओम की वैल्यू है, ठीक है। फाइंड द करंट फ्लोइंग इन ऑल द 3 केसेस, तीनों केसेस में जितनी करंट आएगी निकाल दो। इजी हो गया अब आपके लिए, कहानी तो खत्म हो गई क्योंकि रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया और वोल्टेज आपको दी हुई है। फाइंड द करंट फ्लोइंग इन ऑल द 3 केसेस, परफेक्ट। तो करंट का फॉर्मूला V/R, voltage is 220, first case resistance is 22, so the answer is 10 amperes. Second case, current is equal to V/R, voltage is 220 but resistance here is 44, so your answer should be 5 amperes. Third, I is equal to V/R, 220 divided by resistance here is 11 ohm, so the answer should be here 20 amperes. इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट गाइस, बस कॉन्सेप्ट पता हो तो हर कुछ कर लोगे, क्वेश्चन देके घूमना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9 फॉर टुडे, विच इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस टू सॉल्व। यहां पर आपको बताना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और मेरे ख्याल से हम अभी तक अप्लाई करते आ रहे हैं उसी को दिमाग में रख के करेंगे। आप देखोगे कि भाई करंट अगर आई निकलती है बैटरी से, इस 3 ओम के थ्रू निकलती है, इसके 3 ओम के थ्रू निकलती है, लेकिन यहां पर आकर बट जाती है, तो करंट बढ़ गई I1 और I2 में, फिर बहते हुए यहां पर आई और दोबारा जुड़कर I बन गई, फिर यहां पर दोबारा बढ़ गई I1 I2 में, फिर जुड़ गई यहां पर और जुड़कर आपको दोबारा I दे देती है, वापस आ जाती है बैटरी पे। तो जहां करंट I1 I2 में बढ़ गया वो पैरेलल कनेक्शन है, तो पहले हम पैरेलल कनेक्शन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, जब भी टोटल रेजिस्टेंस निकालने का सवाल आता है, आपको ये याद रखना है कि आपको हर बार सोल्यूशन निकालकर, मैथमेटिकली सॉल्यूशन निकालकर डायग्राम दोबारा बनाना ही होगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, सबको लेबल कर देंगे। इसको R1 बोलेंगे हम, ठीक है, इसे हम बोलेंगे R1, R2, R3, R4, R5, R6। तो जहां पे भी करंट बटा है वो पैरेलल कनेक्शन है ना बेटा। तो यहां पर देखो जल्दी से, R3 R4 पैरेलल है, R5 R6 पैरेलल है, पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंस R3 and R4 they are parallel, तो क्या आएगी वैल्यू? 1/R3 plus 1/R4 is basically equal to 1/R34। तो 1/R3 कितनी है भाई? R3 आपको दी गई है 2 और R4 भी 2 है, ठीक है। तो 1/2 plus 1/2, your answer is 2/2, that is basically equal to 1। Reciprocation of R34 is also 1 ohm only, तो 1 ohm आ गया। अब वैसे ही वहां पर अगर आप देखोगे तो R5 और R6 भी पैरेलल में है ना। तो सिंस R5 एंड R6 आर ऑल्सो इन पैरेलल, और दोनों की वैल्यू कितनी है भाई? 1 ओम है, ठीक है। तो वैल्यू तो आधी आनी चाहिए बेसिकली, तो R56 अगर मैं निकालूंगा तो 1/R5 प्लस 1/R6, तो ये हो गया 1 + 1, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2, तो 1/R56 इज इक्वल टू 2। तो रेसिप्रोकेट करेंगे तो R56 आ जाएगी आपकी 1/2 विच इज 0.5 ओम, जैसे हम सोच रहे थे, ठीक है। तो ये हमने दोनों पैरेलल पार्ट को सॉल्व कर दिया। अब हमें सर्किट दोबारा बनानी है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सर्किट दोबारा बनाते हैं। बैटरी आपका यहाँ पर है, सर्किट नहीं बनाओगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बना दिया R1 जो 3 ओम्स का है, और आगे जाकर ये आपका R2 पे आता है जो 3 ओम का है। सामने वाला सर्किट हमने सॉल्व कर दिया, वहां पर 1 ओम आ रही है। उसके बाद वाला सर्किट भी हमने सॉल्व कर दिया, 0.5 ओम आ रही है। और फिर हमने यहाँ पर सर्किट कंप्लीट कर दी, और कुछ और नहीं है, सीधा यहाँ पर एक प्लग की है और बैटरी से जुड़ जाता है। अब अगर आप करंट को दोबारा बनाओगे, आपको दिखेगा कि भाई करंट अब कहीं पे भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि आप कोई भी पैरेलल कनेक्शन नहीं बचा है, हमने सॉल्व कर दिया है। यानी कि सब के सब अब सीरीज में है। अब आप सीधा सबको ऐड कर सकते हो। तो जैसे आप सीधा सबको ऐड करोगे, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7 + 0.5, 7.5 ओम्स आपका फाइनल आंसर हो जाता है।
है ना, 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7.015 7.5 खत्म। ठीक है, बस इतना ही कि डायग्राम बनाना, वरना 3 मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे आपको। बढ़िया, तो 7.5 है, यस। तो बेटा दैट वाज इट फॉर टुडे, बिकॉज आज का ये जो आखिरी सवाल है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इतनी बार पूछा जा चुका है, 2016 में भी आया था ये भी मैं आपको दे रहा हूं एज अ होमवर्क। 10th क्वेश्चन इन आवर सेशंस एज यू नो इज ऑलवेज एज अ होमवर्क। तो बच्चों इसका जवाब भी मुझे कमेंट्स में चाहिए, अलॉन्ग विद द 5th क्वेश्चन टुडे जो मैंने आपको दिया था। ठीक है, कमेंट्स में चाहिए, और मुझे सेशन, और ये भी बताना मुझे कि आज आपको कोई डाउट्स है कि नहीं आज के सेशन में, और ये भी बताएगा कि भाई आज का सेशन कैसा था, बल्ले बल्ले था कि नहीं था। ठीक है, वॉज इट अ बल्ले बल्ले और नॉट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दोबारा आपको याद दिलाना चाहता हूं कुछ चीजों के बारे में। भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। MB साइट में रजिस्टर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Until this, Abhishek signing off. All the best for your pre-boards and boards, people. Peace.